आप करीब 2.5 साल जेल में रहे। 862 दिन, 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल के गेट तक पिटाई हुई। पैरों में चप्पल नहीं थी। 12 दिन से जो लगातार पिटाई हुई हो और खून से लथपथ हो। मेरे पीछे पे भी खाल पिछली बैक साइड में 3 महीने बाद आई। पहले ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है। ये उन्होंने सब पीछे मिला दी थी। ऐसी टेबल थी, उस पर हाथ रखवा के पिटाई होती थी उल्टी साइड से। आधी बाल्टी नाक में मेरे जो है पानी डाल दिया था उन्होंने। एक जेल के रिकॉर्ड में एक चीज़ दिखाई जाती है कि रास्ते में ले जाते हुए दम तोड़ दिया। रास्ते में कौन दम तोड़ता है? दम तो अंदर ही टूट जाता है। वो जो ट्रायल है वो सिर्फ फाइल में ही नहीं चला ट्रायल, और मेरे इस पूरे शरीर से होकर वो ट्रायल गुजरा। वो मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं, पाने को सब कुछ था। तो उन्होंने मेरी बहुत सारी मदद करी और 500 नोट यही देते थे मेरे दोस्त ने तारीख पे जाने के लिए। जिस आदमी पे आप सिपाही हत्या का आरोप लगाने जा रहे हैं, जिसने पुलिस वाले मार दिए हो, तो फिर वो दोबारा भी तो उसका निशान न बैठ सकता था। और उम्र कम थी, घर की भी याद आती थी, रोता था वे ऊँची ऊँची दीवारें देख के, और ऊपर से प्रताड़ना इतनी थी कि वो सब फेस कर रहा था। लेकिन टूटे सपने के साथ, टूटे शरीर के साथ फिर बाहर आया और फिर अपने सपने बुने। साल 2021 में होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा में एक डेटा पेश किया जो ये कहता है कि साल 2017 से लेकर 2020 तक लगभग हर साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत पुलिस कस्टडी टॉर्चर में हुई। वहीं दूसरी तरफ एनएचआरसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अक्टूबर 1993 यानी सन 1993 से लगभग 2500 से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए, जिसमें लगभग आधे यानी 1200 से ज्यादा इनकाउंटर्स फेक एनकाउंटर्स गिने गए, जिसमें लगभग आधे यानी 1224 एनकाउंटर्स फेक पुलिस एनकाउंटर्स थे। अब आती है कहानी जो अक्सर हमने फिल्मों में देखी है कि एक हीरो है, उस पर एक फर्जी पुलिस केस होता है और फिर आती है बेइंतहा पुलिस टॉर्चर की कहानी। फिर होती है जेल, फिर होती है एक लड़ाई। वो लड़ाई खुद की कि वो हीरो खुद वकील बनता है अपना और अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, फिर बाइज्जत बरी हो जाता है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर कहते हैं ना, फिल्म तो कुछ घंटे की है। यहां कहानी एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की है जिसकी ये लड़ाई 12 साल तक चली। यूपी के बागपत जिले के रहने वाले अमित चौधरी, जो आज पेशे से एक एडवोकेट हैं और मेरठ जिला न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रोफेशन अपना खुद का केस लड़ने के लिए चुना। 18 साल की उम्र में उन पर एक पुलिस केस होता है, एक मर्डर पुलिस केस, जिसमें उन्हें पुलिस अमानवीय तरीके से टॉर्चर करती है। उस टॉर्चर की पूरी कहानी फिर होती है जेल और फिर शुरू होती है लड़ाई आत्मसम्मान की, जिसमें रियल लाइफ स्ट्रगल है और अंत में आता है रियल लाइफ इंस्पिरेशन। तो आइए सुनते हैं अमित की कहानी अमित की जुबान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अमित, मुझे लगता है कई दिनों से आप 1 महीने से ऊपर हो गया है लगातार आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो क्या बार बार जब इन चीज़ों के बारे में आप बात करते हो तो आपको दोबारा वो ट्रॉमा आता है, हिट करता है, वो चीज़ें दोबारा याद आती हैं? वो जब सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद आपने बुलाया। वो जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के साथ साथ जब आपकी उस एक दर्दनाक चीज़ उससे जुड़ी हुई रहती है तो स्वाभाविक बात है आंखों से पानी आ ही जाता है। अमित, आप अभी आज की डेट में मैं पूछूं अगर, तो खुश रहने के लिए क्या करते हो आप? लोगों की मदद करता हूँ, तो उस काम में मुझे बहुत खुशी मिलती है। 27 सितंबर 2023 इस दिन आप बाइज्जत बरी हो गए, अपना केस आपने स्वयं लड़ा। उसके पहले की आपकी मनोस्थिति, जब तक आप पे वो मुकदमा था, और आज की मनोस्थिति, मतलब मैं उस दिन पे जाना चाहूँगा कि जिस दिन आप अपने केस से बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, उस वक्त की, उस मोमेंट की आपकी क्या फीलिंग थी? वो फीलिंग ऐसी थी कि जब हम लंबे समय तक किसी दुख में रहते हैं और आपको अचानक से खुशी मिलो तो हमारा तन और ये मन स्वीकार नहीं कर पाता क्या ऐसा सच हो गया। तो जब मैं इस केस से बरी हुआ, बरी होने के बाद मैं 12 साल में बिल्कुल सधे कदमों से मैंने इस चीज़ पे अपना कार्य किया। लेकिन 12 साल के बाद 1 महीने तक मेरी आंखों में आंसू रहे, जो मतलब आज भी मैं उन पलों को याद करके और उन लोगों को याद करके जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ उन पलों को याद करके। जब मैं आया तो फिर 1 महीना में डिस्टर्ब रहा, क्योंकि खुशी थी और खुशी बांटनी भी चाहिए थी। 12 साल का मेरा दुख था और वो खुशी मैं उन्हीं लोगों के बीच में बांटी जो मेरे मुसीबत के इसमें रिश्ते जुड़े। तो ज़्यादा मैं गाँव भी नहीं जा पाया, 1-2 बार उस दिन से मैं गाँव में जा पाया गाँव में। तो
मुझे अब ठीक लगा। फिर लाइफ में मैंने नए अपने जो टारगेट फिक्स किए कि अब मुझे क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करनी है। तो ऐसे से जैसे मैंने टारगेट फिक्स करे तो मैं टारगेट को देखने लगा, थोड़ा आगे बढ़ने लगा। ज़िंदगी में जो घाव था वो काफ़ी हद तक भर चुका था, लेकिन वो उसे भरा हुआ नहीं कह सकते, वो जख्म तो नहीं जाता कभी भी, लेकिन उस चीज़ से उबरना भी पड़ता है। ठहरा हुआ तो पानी भी ख़राब हो जाता है। अच्छा अमित, अगर मैं पूछूं आज की डेट में अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। 18 साल की उम्र में मेरे पे मुकदमा लगा था, जिसमें 12 साल तक मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया, और एक संघर्ष लिखा था मेरे जीवन में जो मैंने फेस भी किया। 18 साल पहले 12 साल पहले यानी सन 2012 11 में आप पे मुकदमा हुआ। तब आप 18 साल की उम्र के जो अमित थे, उसके दिमाग में क्या था जिस दिन ये मुकदमा ये केस हुआ होगा? कोई हत्या हुई थी पुलिस कांस्टेबल की, किसी गैंगस्टर ने की थी जी। जो ये जितना पता है हमें इन्फॉर्मेशन से, उस दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप क्या कर रहे थे उस दिन मैं नॉर्मली, मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी लाइफ बदलने वाली है। उस दिन मैं नॉर्मली उठा था और बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज का मैं छात्र था। और उस दिन मैंने फार्म भी अपना जमा किया था वहाँ पे। लेकिन कई दिन से मेरी बहन का फ़ोन आया, कई दिन से लगातार, तो नहीं आया, जैसे 2 दिन पहले आ गया, भाई तू आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए, भाई तू आया नहीं। तो उस दिन मैं घर भी बता के आया था जब मैं बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में आया कि आज मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। 2 मन हो रहे थे कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो वहाँ से बड़ौद से ट्रेन मिलती है, मैं वहाँ से शामली पहुँचता हूँ। उस गांव में पूरे दिन में 3 बस जाती है। एक 9 बजे के आसपास जाती है, अब तो काफ़ी दिन हो गए, 12 साल पुरानी बात है। एक 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास वहाँ से जाती है। वहाँ से शामली से उस गांव की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है। गांव देहात से होकर जो रास्ता जाता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा शामसी के वक्त, कुछ ही घंटे मेरे वहाँ पे बीते थे, रात को ये हाईलाइट वहाँ पे घटना हुई। मैं बाहर का शख्स था, बागपत का रहने वाला था, मेरा गांव किरठल था। मेरा गांव भी बड़ा चर्चित गांव था। उन दिनों वहाँ पे एक नाक का नाम बदमाश सुमित कैल सुर्खियों में था। उसने अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमला करा, उनकी राइफलें लूट ली। और जिस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना सुमित कैल से मेरा लेना देना था, ना उन पुलिस वालों ने मेरा कुछ बिगाड़ा था जो मैं उनके साथ ऐसी घटना करता। और इस केस में काफ़ी लोग पुलिस ने उठाए। घटना करने वाले वे 2-3 लोग ही थे। 17 लोगों को उसमें मुलजिम बनाया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच के सिपाही संजय जी भी थे। उन पे भी मुकदमा हुआ था? वे ऑन ड्यूटी थे, उन पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, तो ये आपको पता कब चला कि ऐसा ऐसा हो गया? और मुकदमे जब मैं नॉर्मली अपनी बहन के वहाँ से अपने गांव आ चुका था। अच्छा। तो 8-10 दिन बीते, तो पुलिस ने अपना काम किया होगा, उनकी खुद का विषय था, उनके डिपार्टमेंट का आदमी इसमें शहीद हुआ था। तो सिर्फ मेरी लोकेशन के आधार पर मुझे टारगेट किया गया। मैं उस दिन उस गांव में था। मतलब आक्रामक तरीके से वो लोग खोज रहे होंगे लोगों को? हाँ जी। तो उन्होंने काफ़ी नंबर ट्रेस किए थे, जिसमें से एक बाहर का नंबर मेरा था। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स में ट्रेस करने पर बाहरी व्यक्ति आप आए थे? बाहरी व्यक्ति मैं था। और दूसरा, उन्हें मेरी उम्र की जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। और वो गांव छोटा सा गांव है, और ये मुकदमा, उस गांव में 4 खानदान है। ये मुकदमा लगभग पूरे गांव में से, हर घर में से, 4 खानदान में से मगर कोई खानदान ऐसा नहीं बचा जिस पे मुकदमा दर्ज ना हो। एक और इसमें जो क्राइम ब्रांच के सिपाही थे संजय जी, वे भी उस दिन ऑन ड्यूटी थे, उन पर भी मुकदमा था। तो मैं तो बच्चा था उस टाइम पे। तो जैसे ही वे लोग उठाए जिनके मेरी बहन है, उनके भी इस केस में नाम आए। मुझे नहीं पता वो उनकी आत्मा जानती है वे थे या नहीं थे, लेकिन वे उसकी मदद करते थे या नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम आए। तो मुझे भी रिश्तेदारी का खामियाजा इतना भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पर उस दिन अपनी बहन के घर पर वहाँ पर जो है गया हुआ था। घटना स्थल 5 किलोमीटर की दूरी पर था। घटना स्थल की लोकेशन नहीं थी मेरी उस गांव की लोकेशन थी। घटना थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया की है, और जिसमें एक घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह हमारे एक पुलिसकर्मी जवान इसमें शहीद हुए थे, और एक पुलिसकर्मी इसमें बचे हुए हैं। उन्होंने जिसमें कोर्ट में आकर एविडेंस दिया कि ये लड़का नहीं था, लेकिन 12 साल लगे। और आईओ साहब ने जो आप समझ सकते होगे कि उन्होंने इस केस में कैसी विवेचना की होगी कि 12 लोग बरी हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट का केस होने के बाद। तो झूठ पर दीवार उन्होंने जो है खड़ी करी थी, वो दीवार उनकी गिरी, और आगे उन्होंने इस केस में अपील भी नहीं की। अपील किस लिए करेंगे? उन्हें सब कुछ नहीं पता था कौन दोषी है इसमें, कौन नहीं। जिसने घटना करी थी सुमित कैल ने, उसका एनकाउंटर हुआ। जो एक आदमी था धर्मेंद्र, उसकी कैंसर से मृत्यु हुई। एक अभियुक्त को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। 17 आदमी थोड़ी इतनी बड़ी घटना कर देंगे, जो मिला उसे ही जो पकड़ कर ठूस दिया। अच्छा, पुलिस कस्टडी में आप रहे, पर पुलिस को आप खुद मतलब आपने आत्मसमर्पण कह सकते हैं, या फिर खुद आप गए कि आप बेकसूर हो, आप चले गए होगे कि मैं चला जाता हूँ थाने, या फिर पुलिस ने? आत्मसमर्पण तो देखो पुलिस के सामने कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। पुलिस भी प्रेशर बनाती है।
जब इतनी बड़ी घटना थी तो वे सारे रिश्तेदार लोग उठाए गए थे, तो हमारे पास भी सूचना आई थी कि भाई ऐसे ऐसे अमित को भी खोजने आ रहे हैं। तो मेरे पिता को जानकारी हुई, हमें भी जानकारी हुई इस चीज़ की। मुझे बड़ा धक्का लगा ये सुनकर कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन आए तो कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे ही नहीं पुलिस को सौंप देगा। सही बात। एक पिता है वो, तो पिता ने मुझे, मेरे परिवार के कुछ लोग थे उनके घर, कहा कि भाई तू आएगी तो मैं देखूंगा। तो मेरे पिता को वे उठा कर ले गए। अच्छा। मेरे पिता की 5 दिन पहले ही आँख बनी थी, और मेरे साथ साथ उन्होंने मेरे पिता पर भी वो जो आँख बनी थी उस आँख को उन्होंने काफ़ी देर तक दबाए रखा। मतलब कैटरैक्ट और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था? हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन भी हमने फ्री में कराया था। एक यहाँ पे सरकारी कैंप में? हाँ, सैफ अली खान जी का एक कैंप लगवाते हैं वे हरियाणा में, मधुबन में, पटौदी की साइड में। तो उन्होंने वो कैंप लगवाया था। वो गाड़ी लेने आई थी, गाड़ी छोड़ के गई थी 5 दिन पहले। अच्छा। तो उनकी आँख वो बनी थी, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी दबाव डाला था, काफ़ी यातनाएं मेरे पिता को भी दी थी। गाली तो देना आम बात है पुलिसकर्मियों की, लेकिन उसके बाद फिर मेरे भाई को भी इस केस में उन्होंने उठा लिया। सब लोग उठाए तो फिर मैंने खुद फैसला किया कि अब मैं चलता हूँ। लेकिन मैं खुद भी नहीं गया, वे खुद ही आए। एक रिश्तेदारी थी हमारी यहीं बागपत में, सरूरपुर गांव है, तो मैं वहाँ रह के एग्ज़ाम दिए थे। और मैं तो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था कि मैं उनसे बच के छिप के भागता या कुछ वो करता। मेरी उम्र 18.5 वर्ष थी, लेकिन मैं कहाँ जाता, पैसे मेरे पास नहीं थे। गांव से जाता तो इतनी हाईलाइट घटना थी, मुझे एक मन में एक अजीब सा डर भी था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचा, कुछ ही घंटे में रह पाया। वहाँ पे पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो वो घर पूरा उन्होंने चारों ओर से घेर रखा था। उन्हें ये भी जानकारी नहीं थी कि ये लड़का अमित है। काफ़ी पुलिसकर्मी है कि अम्मा अमित कहाँ है, अम्मा अमित कहाँ है। तो वे अम्मा हाथ जोड़ कर खड़ी होगी कि ये बहुत अच्छा लड़का है। तो उन्होंने मैं पूछा कि मेरे से ही पूछा कि अमित कहाँ है। मैंने कहा साहब मैं ही हूँ। तो कह रहे कि मत्थे में हाथ मार के ऐसे कि कहीं कहीं जिलों की पुलिस तेरे पीछे लगी हुई है। तो हमारे बच्चों से भी छोटा। उन्होंने मेरे हुलिया की जानकारी थी ना मेरे ना। उस कारण क्या था कि मेरा गांव जो है बड़ा चर्चित गांव था, सिपाही की हत्या हो रही थी, हाईलाइट घटना थी, 1 लाख के नाम इन्हें घटना कर रखी थी। तो सारे तर्क जोड़ के वे भी अपनी पूरी तैयारी से आए। मुझे ऐसे पकड़ने आए थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ। थप्पड़ मारा नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा क्या, ऊपर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने, सारे 47 लेकर खड़े। तो जब मुझे कोई स्पेशल सेल था? एसओजी थी, काफ़ी टीम थी। हाँ, जो आज सीबीसीआईडी बन गई है। सीबीसीआईडी नहीं, क्राइम ब्रांच जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़े और ले गए। 13 दिन हिरासत में रखा, और जो वे जांचती मेरे ऊपर कर सकते थे उन्होंने की। पहले ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है कि उन्होंने सब पीछे मिला दी थी। ऐसी टेबल थी, उस पर हाथ रखवा के पिटाई होती थी उल्टी साइड से। आधी बाल्टी नाक में मेरे जो है पानी डाल दिया था उन्होंने। करंट भी लगा। पानी ऐसा था, सरफ का पानी टाइप था वो, थोड़ा सा जाग से थे उसमें। और एक चेयर ऐसी होती है कि उसमें मुंह पर ऐसे हो जाते हैं आदमी का, पैर ऊपर जाता, सामने से पिटाई हो रही थी पैर पर, नाक में वो पानी डाल रहे थे। कह रहे थे कि राइफल कहाँ है। अब राइफल उसे ही तो जानकारी होगी जिसने बरामद करवाई हो या कोई घटना में हो। 13वें दिन एक धर्मेंद्र नाम का अभियुक्त पकड़ा गया, उसने वो संजीव के घर से राइफल बरामद करवाई, तब जाके जेल भेजे। तो फिर ये कह कि हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर है, ये भी काम मुझे नहीं हो सके। शायद कुछ मेरी परिस्थिति ठीक होती परिवार की, मैं भी और लोगों की तरह छूट जाता, लेकिन मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। कोई बात नहीं, जो हुआ फिर उस जेल भेजा गया। उस केस में काफ़ी जेल आप जाने से पहले मुझे लग रहा है आपकी पेशी हुई होगी? हाँ, जेल जाने से पहले तो जितने भी ये टॉर्चर हुए थे, 3rd डिग्री थे जी, 3rd डिग्री से भी ज़्यादा कह सकता हूँ मैं जी। तो ये 3rd डिग्री टॉर्चर जब आप पेशी पे गए होंगे तो क्या पेशी पे दिखा नहीं किसी को? कोई जज नहीं था वहाँ पे? जज साहब तो थे, उन्होंने हमें कवर इस तरीके से किया था कि हमारा फेस दिख रहा था। कितनी दूर थे आप जज से? मतलब क्या, जैसे हम तो एक वो रहता है कटघरा, हम लोग उसमें खड़े थे, आगे फिर स्टाफ भी बैठता है जो पेशकार होते हैं, और कोर्ट मोरीर भी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं जो कोर्ट में। तो काफ़ी उन्होंने कवर किया था, पुलिस से जुड़ा हुआ मामला था, पूरी एहतियात उन्होंने बरती। हमारा हाथ उठवाया था, हाँ ये फलाने नाम का ये सब यहाँ पे आया हुआ है, इसके नाम से ये वो है, तो ठीक है जाओ। और कटघरे पे आपके आगे क्या लोग खड़े थे? हाँ, कुछ पुलिस वाले खड़े थे बस। मतलब आपकी बॉडी में सिर्फ आपका सर दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, नीचे का कुछ नहीं दिखा। बाकी पुलिस वालों ने कवर कर रखा है। बाकी कवर था। तो उन्होंने उसके बाद रिमांड और लिया, आपको जेल भेजा? जेल के गेट तक पिटाई हुई, पैरों में चप्पल नहीं थी और शर्ट फटी हुई थी। 12 दिन से जो लगातार पिटाई हुई हो और खून से लथपथ हो, मेरे पीछे पे भी खाल
पिछली बैक साइड में 3 महीने बाद आई। तो पैरों से चला नहीं जा रहा था। आप समझ सकते हो क्या मेरी मनोदशा रही होगी। बस मेरा दम नहीं निकला, बाकी सब कुछ हुआ। जब पुलिस वाले, अब थोड़ा पीछे जाके अगर मैं पूछूं, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने आए, एसओजी थी, एसओजी आपको अपने साथ ले गई, तो उन्होंने देख करके बोला कि ये तो बहुत छोटा है, पर जब आप अंदर गए तो तब ये वही पुलिस वाले ही आपको टॉर्चर करने लग गए, या फिर उन्होंने सुना, किसी ने कुछ पूछा आपसे, या फिर सीधे? पहले लेके हुए हमें शामली उसी थाने में जहाँ का वो हुआ था, टीम वही थी। फिर वहाँ से उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करी कि यहाँ मत रखो, मीडिया आ जाएगी। उसके बाद भी हमें मुजफ्फरनगर में ले गए। मुजफ्फरनगर में हर आदमी बुरा भी नहीं होता पुलिस में, और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता। तो कुछ अच्छे भी थे जिन्होंने कहा ये तो छोटा है, लेकिन टीम, एक आदमी से टीम नहीं बनती, एसओजी की पूरी टीम थी। तो वहाँ एक आदमी यदि आपसे मीठा बोल रहा है तो एक आदमी बात निकलवाने के लिए टाइट भी होता है। तो सब तरह का व्यवहार अपनाते हैं। तो मुझे नहीं पता, 18.5 साल की एज थी, कि मुझे उनका वो प्यार लग रहा था या कुछ और लग रहा था। और जैसा जैसा उन्होंने किया वैसे वैसे मैंने बात बताई। फिर उन्होंने 11 दिन तक वहाँ टॉर्चर हुआ। 12वें दिन उन्होंने उस थाने को हमें सुपुर्द कर दिया जहाँ का ये मुकदमा था। एक रात हम 3 नवंबर को वहाँ पर रहे, हम थाने में उठा। तो हम पहले किस तारीख को आपको? 3 नवंबर 24 अक्टूबर को उठाया था। हाँ। कुछ लोग 23 अक्टूबर को भी उठा रखे थे, मुझे 24 को उठाया था और 4 नवंबर को जेल भेजा। और 24 अक्टूबर के उठाए हुए व्यक्ति को एक केस उन्होंने फर्जी बना रखा कि 3 नवंबर को हम वहाँ से नहर से जा रहे थे, गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज़ आई, अमित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिसकर्मियों की जान बाल बाल बच गई। जिस आदमी पर आप सिपाही हत्या का आरोप लगाने जा रहे हैं, जिसने पुलिस वाले मार दिए हो, तो फिर वो दोबारा भी तो उसका निशान न बैठ सकता था। मैं आज तक थप्पड़ नहीं मारा, तमंचा नहीं लिया। मुझे एक अपराधी इस तरह से पेश कर दिया कि जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। 24 अक्टूबर को आपको पुलिस ले जाती है और 3 नवंबर तक कोई डेटा में रिकॉर्ड नहीं कि आप अरेस्ट 3 नवंबर को, जिसमें कुछ पेपर में भी लिख रहा था कि उस गांव का व्यक्ति पुलिस हिरासत में है। भाई जब मैं इस केस में दोषी था, मुझे छोड़ को दिया था, जो तुम्हें मेरी 3 तारीख में मुठभेड़ जो है करनी पड़ी। मतलब ये जो टॉर्चर का मान लीजिए 10-11 दिन है, इसका कोई हिसाब नहीं है? कोई हिसाब नहीं है। मेरे परिजनों को भी इस बात का पता, लेकिन परिजन सीधे थे, उन्होंने कोई फैक्स वैक्स नहीं किया। तो शायद वे फैक्स करते तो मुठभेड़ जो उन्होंने 3 नवंबर में दिखाई वो अक्टूबर में दिखाते। तो शायद आपकी पेशी पहले होती। हाँ, एक केस और बना दिया कि गन्ने के खेत से फुसफुसाहट आई और अमित ने फायरिंग कर दी। पेशी से पहले मेडिकल हुआ होगा, तो मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाई गई होगी। मेडिकल तो हुआ, डॉक्टर के सामने ही पिटाई हुई, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था थाना भवन का। 4 नवंबर 2011 को समय लगभग 12:30-1 बजे का टाइम था। डॉक्टर साहब के सामने कुर्सी भी टूट गई पिटाई होते होते। जब बाहर के जो मरीज तीमारदार लाइन में लग रहे थे, वे भी खिड़कियाँ सब बंद कर दी गई। और इस केस का जो आईओ के कन्नौजिया, उसने इतनी जायज़ती करी कि बस भगवान भी माफ़ नहीं करे उसे। अभी जब आप बरी हो चुके हो, इस केस से मुक्त हो, आप अपने अपना कोई केस स्वयं लड़ा है जी। अपनी लड़ाई है जिसको आप जीते हो जी। आपका मन करता है कि उन लोगों पे मैं दोबारा, ये जो इन्होंने अमानवीय कार्य किया आपके साथ? उन्हें तो खैर एक चीज़ है कि मैं अपना आइडियल गांधी जी को मानता हूँ। माफ़ी करने योग्य तो बात तो थी नहीं उनकी, 12 साल मेरे जो कौन लाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से ज़रूर लड़ूंगा जो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं। पैसा कमाना तो मैं किसी भी चीज़ में कमा सकूं, लेकिन मैं वकील इसीलिए बना क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं और के साथ ना होने दूँ। अच्छा, 10 से 5 वाला वकील भी नहीं बनना, जिसकी जब पीड़ा है उसी टाइम सुनूंगा। मेरे मन में एक सवाल है, जैसे आपके साथ हुआ, जब आप पुलिस कस्टडी में होंगे तो हो सकता है घर वाले थाने जाते हों, पूछते हों कि अमित कहाँ है, या कोई शुभचिंतक दोस्त, तो पुलिस तो जवाब देती होगी कि नहीं है यहाँ पर। उन्हें जानकारी थी मेरे परिजनों को। अच्छा। क्योंकि जो मेरे से पहले वे उठा रखे थे, मेरे जाने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। उन्हें ये भी पता था मैं कहाँ बंद हूँ और कहाँ मेरी पिटाई होती है। अच्छा। 13 दिन तक वे इतने सीधे थे कि उन जानकारी भी नहीं थी, कुछ भी कानून की जानकारी नहीं थी, ना कुछ वैसी जानकारी। और इतने सहमे हुए भी थे कि वे वहाँ तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाए जाने की। बस वे एक भगवान के ऊपर उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि छोड़ दिया था कि जो भी होगा देखा जाए। अच्छा, मान लीजिए आप कोई हमारे आसपास व्यक्ति है या कोई युवक है जो ऐसे केस में फंस जाता है, पुलिस कस्टडी में चला जाता है, पर हम चाहते हैं कि उसके साथ
पुलिस तक हम ये बात पहुंचाना चाहें कि देखिए ये गलत तरीके से कस्टडी में लिया गया है, तो उस दौरान क्या स्टेप ले सकते हैं ताकि कोई बेगुनाह या अगला बेकसूर जो है जो इस 3rd डिग्री से या इस टॉर्चर से बच सके? जब भी कभी ऐसी परिस्थिति हो कि पुलिस हिरासत में लेकर कोई पूछताछ करना चाह रही हो, क्योंकि पुलिस कभी भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगी कि उन्होंने कौन आदमी उठाया है, और वे जिस आदमी को उठाते हैं तो अपनी दबिश भी उसी टाइम पे देते हैं कि कोई उस टाइम पे मिला ही ना। ज़्यादातर जो दबिश का टाइम रहता है वो या तो 12 बजे के बाद का रहता है या सुबह के टाइम में रहता है, 4 बजे तक जब सब सोते रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति सामना आवे, जो आम आदमी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से रहे जिन्हें जानकारी नहीं रहती, तो सबसे पहला उन्हें एक वकील के माध्यम से अपनी सारी चीज़ें बता के जो फैक्स कराने हो मानव अधिकार आयोग को, या वकील के माध्यम से वहाँ से जाना हो, कुछ भी जानकारी, कुछ तो लिंक रहता ही होगा कि भाई ये तो जानकारी देंगे उठाते जो कहाँ से आए है, कहाँ की पुलिस है, तो अपनी 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 कार्यवाही उसमें करनी चाहिए। सबसे पहला काम तो फैक्स ही करना चाहिए। वकील के माध्यम से मानवाधिकार आयोग को एक फैक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वे नहीं कर पाएंगे उस लीगल लैंग्वेज में, आम आदमी नहीं कर पाएगा। वकील पूरी ड्राफ्टिंग के साथ उसे फैक्स उच्च अधिकारियों और मानवाधिकार आयोग को और अनेक संगठनों को फैक्स करेगा, तब जाके कुछ इसमें सुधार हो सकता है। तो उस फैक्स को लेकर के पुलिस की जवाबदेही बनेगी? उसमें एक नियम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फिर आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। पुलिस को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। तो मेरे परिजनों ने ऐसा कोई फैक्स नहीं किया था, तो जिसका मुझे 13 दिन, मतलब इस चीज़ की नॉलेज जाहिर बात उन्हें नहीं होगी, जानकारी इससे पहले मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी जी कि अगर पुलिस कस्टडी में है और बेमतलब उठाया गया, अगर आपको लगता है वो बेकसूर है, तो अपने किसी वकील के थ्रू मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक फैक्स करना चाहिए। वो फैक्स फिर मानवाधिकार आयोग उसके लिए फिर थाने से बात करता है या पुलिस महकमे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को। अच्छा, पुलिस अधिकारी फिर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं कि भाई कौन उठाया हुआ है, तो फिर तो करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। अच्छा अमित, आपकी जेल में पेशी होने से पहले मेडिकल हुआ, जहां आपने बताया कि उस जगह भी जहां पे मेडिकल करने ले गए थे, डॉक्टर के सामने आपको टॉर्चर किया गया। पर जब आप जेल गए होंगे तो जेल जाने वाली स्थिति तो नहीं रही होगी, क्योंकि जेल में मैंने सुना है जेल में टॉर्चर नहीं कर पाती पुलिस। एक बार इंसान जेल चला जाता है तो शायद वो पुलिस के टॉर्चर से सेफ है, क्योंकि जेल के अपने नियम हैं, जेल के अपने मैनुअल होता है अपना अलग। तो जेल जब आप गए होंगे तब भी आप उस स्थिति में नहीं होंगे कि आप जेल जा सकें, अगर इतना टॉर्चर हुआ है? नहीं था मैं स्थिति में। बस आप अगर जो हमें जाते हुए देख भी रहे थे, तो शायद हम अपने पैरों से इतनी धीमी गति से उस टाइम पर रोड पर चल पा रहे थे, और पीछे से कभी भी किस ओर से भी लाठी पड़ रही थी, नंगे पैर थे और शर्ट भी फटी हुई थी। 12-13 दिन बहुत हालत ख़राब हो रही थी, चल नहीं पा रहे थे, पीछे से भी खून बह रहा था। और जब जेल के गेट में एंट्री होती है तो वे हमारे जो रिमांड के हुए थे कागज़ तो अंदर दिए, तो वे पुलिसकर्मी हमें दाखिल करने के बाद बाहर जाने लगे, तो जेलर साहब ने रोक लिया कि ये बच्चा तो मरने वाला, आप रुक जाइए। तो जो एक डॉक्टरी तो वो थी जिसमें मुझे बिल्कुल फिट दिखाया गया था, मेडिकल रिपोर्ट। एक डॉक्टरी वो जेल का पैनल जो बना, उन्होंने मेरी एक घाव की जांच करी कपड़े उतार के। एक डॉक्टरी वो थी जो हालात के विपरीत थी, तो जेल डॉक्टरी भी अलग। तो जेल में आप जाने के बाद क्या वहाँ अस्पताल गए? और जेल में मेरी सीधी एंट्री आम बंदी की तरह बैरिक में नहीं हुई, मेरी जेल के रिकॉर्ड में सीधी एंट्री हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल है जेल का जो हॉस्पिटल है उसमें मैं 5 से 7 दिन के रहा। मैं सीधा भी नहीं लेट पाया काफ़ी दिन तक, तो मेरे इतना दर्द रहा कि बस पूछो मत। वो बर्दाश्त कैसे किया वो मुझे भगवान ने हिम्मत दी। और उम्र कम थी, घर की भी याद आती थी, रोता था वे ऊंची ऊंची दीवारें देख के, और ऊपर से प्रताड़ना इतनी थी कि वो सब फेस कर रहा था। लेकिन टूटे सपने के साथ, टूटे शरीर के साथ फिर बाहर आया और फिर अपने सपने बुने। जेल की अपनी दुनिया होती है, मतलब जो भी जेल जाता है कहता है भगवान न करे कोई कभी जेल जाए। बहुत से लोगों ने बोला वहाँ की ज़िंदगी अलग है, वहाँ के तौर तरीके अलग हैं, लोग अलग हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी जेल की अपनी दुनिया होती है, अपनी सरकारें चल रही हैं जेल से, गैंगस्टर मिलते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो क्या जेल की ज़िंदगी, आप करीब 2.5 साल जेल में रहे? 862 दिन, 2 साल 4 महीने 16 दिन, इतने वक्त आपने जेल में गुजारे। तो जेल का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो आप तो मात्र 18 साल के थे, और जेल में पहला एक्सपीरियंस जब मैं जेल गया तो
मैंने फिल्मों में ही जेल देखी थी, जेल कैसी होती है, लेकिन उस चीज़ को फेस कर रहा था 18.5 साल की उम्र में। ऊंची ऊंची दीवारें देखी, अजीब से दोस्त तो नहीं कहूँगा कि अजीब से लोग देखने को मतलब वहाँ पे दिखे मुझे। और जेल एक ऐसी जगह है, ना आपको वहाँ अच्छी बात सुनने को मिलती, ना अच्छी बात करने को मिलती। आप किन में अपनी बात करोगे? फिर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो आदमी जैसा होता है वो ऐसे को ढूंढ लेता है। तो वहाँ ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे लोग भी थे जो फैमिली मैटर में गए हुए थे, जैसे दहेज में आजकल आप देखते हो कि काफ़ी लोगों की नामजदगी हो जाती है। तो उनमें कुछ पारिवारिक लोग भी थे, बुजुर्ग जो काफ़ी लंबा जीवन अपना देख चुके थे। उन्होंने मुझे समझाया कि जो लोग जो सुनना चाहते हैं उसे वही बात सुना दी, तब तेरी जेल कट पाएगी। जैसे मेरे से जेल में पूछते थे जो और लोग थे जो क्रिमिनल टाइप थे, तो बाहर जाके क्या करेगा? मैंने कहा वही काम करूँगा तो जो पढ़ाई कर रहा था। तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगती थी और मैं ये महसूस करा कि चाहे कोई अच्छा आदमी हो चाहे कोई बुरा आदमी हो, हर आदमी अपनी साथ संगठन जोड़ना चाहता है कि तुम्हारा जीवन नर्क में है तो इसका भी नर्क ही रहना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा तो ये लोग चिढ़ते थे मेरे से। फिर उसके बाद उस बुजुर्ग ने समझाया कि तो यहाँ पढ़ाई की बात मत कर, जो ये जैसी बात करना चाहे ऐसी बात इन्हें जो सुना दे। तो मैं 2-2.5 साल अपने काट के बाहर आया और मेरा वो अपराध का रास्ता नहीं था, बाहर अपने शिक्षा के रास्ते पर मैं चला। कौन क्या कह रहा, अपराधी कह रहा, गुंडा कह रहा, पता नहीं क्या क्या कहा, पर किसी की कोई परवाह नहीं करी, अपने रास्ते पर चला। एक जिद थी। आर्मी में जाने वाले आदमी का तन मन कमज़ोर नहीं होता, शरीर टूटा, सपने टूटे, लेकिन उस सपनों को दोबारा खड़ा करने की एक जिद थी कि वापसी करनी, कुछ भी हो जाए। एक मैसेज भी देना चाहता था कि सच ये था और गलत ये था। अच्छा, मैंने सुना क्या, ये तो बहुत सोचने समझने वाली बात है। किसी के साथ हमारी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं, आज पैसे नहीं है, कल नौकरी नहीं है, कभी माँ बाप बीमार हैं, कभी किसी का दिल टूट गया है, कभी किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिल रही और इंसान डिप्रेशन में रहता है, दुखी रहता है। पर आपके साथ तो इतनी बड़ी चीज़ हुई जो आपने सोची नहीं थी और वो हुई जा रही थी लगातार। एक सिलसिला चल रहा है कि मतलब टॉर्चर हो रहा है, जेल चले गए हैं और 2-2.5 साल, मतलब एक दिन मुझे लगता है कि एक दिन अगर इस स्टूडियो में बंद कर दे, चारों तरफ पर्दे लगा दे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समय काटना। आप 2.5 साल रहे, तो ये दृढ़ निश्चय और ये क्या चीज़ थी जिसने आपको बनाए रखा, मतलब जो आपकी रीढ़ थी? ये एक जो है जिद थी खुद से कि जो दाग मेरे पे लगा हुआ है मैं उसे कलम से मिटाऊंगा। बंदूक उठाना नहीं सोचा मैंने कभी। जो अपराध मैंने किया नहीं, मैं अपराधी क्यों बनूं? लोग ये बहुत से हमारे समाज की विडंबनाएं रहते हैं कि जजमेंट आता नहीं और उसे पहले ही अपराधी घोषित कर दे कि तो अपराध हो गया, अपराधी हो गया, उसे हीन भावना से देखे। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था, जज्बा था कि मुझे इस दाग को अपने मिटाना जो मैंने अपराध कर नहीं रखा। और मैं बाहर आके अंदर भी पीड़ा देखी, अपनी पीड़ा के साथ साथ और लोगों को देखता था। छोटे छोटे चार्ज में कोई किसी के कपड़े धो रहा, कोई किसी का कुछ काम कर रहा। अमीर लोगों के लिए तो जेल आराम घर है। हाँ, मैंने सुना है जेल की दुनिया भी पैसे से चलती है। अमीर लोगों के लिए तो आराम घर है। अच्छा। हम जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो वहाँ एक दिन कटना मुश्किल है। अमीरों को क्या सुविधा है? सारी सुविधा हो जाती है पैसे से। अमीरों को कुछ भी मंगा लो, बाहर का खाना कुछ भी मंगा लो, अंदर नशे की चीज़ें भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें। नशा ही होता है वहाँ, नशा भी होता है। मैंने सुना है मतलब जेल की ज़िंदगी ऐसी है कि सेक्सुअली यानी फिज़िकली भी लोगों को बहुत असॉल्ट किया जाता है, शारीरिक उस तरीके से भी। मतलब सिनेमा में देखा या फिर सुना है, लोग कहते हैं जेल का खौफ है ये। किसी को जेल जाना मतलब सबसे एक बड़ा डर ये भी होता है कि वहाँ पर शारीरिक यातनाएं एक दूसरे तरीके की हैं, मेंटल यातनाएं मिलेंगी आपको, सेक्सुअली हरास किया जा सकता है आपको, किया भी जाता है। जी, ऐसा होता है लेकिन सबके साथ नहीं होता है। बहुत से लोग हैं और ये ज़्यादातर मैं देखा है जो बेचारे जो गरीब लोग जाते हैं, जो किसी के बर्तन साफ करते हैं, वे लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। जो और ख़ास तौर पे वे लोग होते हैं जो इन्हीं परिस्थिति से, जैसे कोई घटना मैंने देखी वहाँ पे, कोई रेप केस में गया, वहाँ पे यदि अच्छे लोग हैं तो बुरे से बुरे लोग भी हैं। जिसके जो रेप केस में गया या किसी भी सेक्शन 377 में गया, 376 में गया, तो ज़्यादातर वो उस चीज़ का शिकार हो जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। उसे दिखाने के लिए। एक बार जैसे कोई निर्ममतापूर्वक घटना किसी बच्ची के साथ हुई रहे, कोई रेप का ऐसा केस रहे, तो उसके साथ ही घटना हो जाती है। जेल में उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। जी। कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि जब कोई बीमार बंदे की मृत्यु होती है जेल में,
तो एक जेल के रिकॉर्ड में एक चीज़ दिखाई जाती है कि रास्ते में ले जाते हुए दम तोड़ दिया। रास्ते में कौन दम तोड़ता है? दम तो अंदर ही टूट जाता है। कागज़ की प्रक्रिया कुछ होती है, हालात कुछ और होते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, 2.5 साल बाद जमानत मिली है तो आप अपने गांव गए होंगे, घर गए होंगे, तो लोगों का आपके प्रति क्या रिएक्शन था? आपके टूवर्ड्स वो कैसे पेश आ रहे थे लोग? क्या क्या तरीका था उनका, या फिर आपको उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में कुछ अलग महसूस हुआ उस दौरान? असली तो चीज़ बाहर आने के बाद ही देखने को मिली। जेल में तो पहले तो मैं जेल में बंद था, 18 से 21 साल का हुआ था, उस अपराध में बंद रहा जिसका मैं दोषी भी नहीं था। बाहर आया तो असली चीज़ तो मुझे बाहर से ही सीखने को मिला बहुत कुछ, कि जीवन होता क्या है। जीवन छलनी तो मेरा बाहर से ही हुआ। 2 महीने ही मैं अपने घर रह पाया, और मेरे स्वास्थ्य के बारे में किसी ने नहीं पूछा। जैसे मैं किसी को ये बताता था कि अब मैं दोबारा से पढ़ाई करूँ तो मेरा मजाक बनाते थे कि अब ये पढ़ कर दिखाएगा, जेल से आया है, तो ताना देते थे। तो मैं वो उन चीज़ों से दुखी होकर अपना गांव और अपना ये प्रदेश ही छोड़ दिया। मैं गुड़गांव में फिर रहा हूँ। आपके साथ एक फर्जी केस हुआ, हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका था, आपकी कोर्ट में पेशी हो चुकी थी, आप सज़ा काट चुके थे, जमानत पे आए थे, मतलब सज़ा वो तो मतलब एक कस्टडी में था, कस्टडी ही खिंच के चल रही थी, ठीक है। फिर आप बाहर आए, तो ये जो आज आपने ड्रेस पहनी है बहुत अच्छी लग रही है आप पे, बहुत अच्छे दिखते हैं आप। तब और मासूमियत थी, और अब यहाँ तक आप आए। बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म कहते हैं, काला कोट कहते हैं। जी, बहुत सम्मान भी करता हूँ, बहुत सम्मान होती है, समाज में बड़ा सम्मान भी है वकीलों का। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बीच का, जिसमें आपने अपना केस खुद लड़ा है और बाइज्जत बरी हुए हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ? ये कैसे आया ज़िंदगी में? ये जब मैं जेल में था तो एक दिन मैं रो रहा था कि मगर सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक इंसान मुझे बोले कि जब तक तू सोचता है तो तभी ख़त्म होगा, तू कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सके। मेरे मन में जो है खुद से भी एक जिद थी उस आदमी के कहने से पहले कि मुझे ये दाग अपना मिटाना। और जब मैं 12th में भी था तो मैं ये कहता था कि मुझे वकील बनना है अपने पिता से। तो मेरे पिता ने कहा कि नहीं, सेना में जाना है। सेना में जाने का सपना भी 2 ऑप्शन मेरे पास थे। तो फिर जैसे ही मैं सेना में, तो मेरी तैयारी हो रही थी, तो मैंने BA में NCC में CV प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और 15 दिन बाद ही मैं सेना में जाने वाला था। सिलेक्शन में होना तय था। C सर्टिफिकेट जिस पे होता है, रिटन माप होता है उसका GD में। अच्छा, उससे पहले जनरल ड्यूटी की आपकी भर्ती होने वाली थी, जो NCC सर्टिफिकेट से होती है, पर कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि उससे पहले शायद 2009 में आपके साथ ट्रेन में भी कोई हत्या की कोशिश की गई थी आपके साथ? जी, वो ट्रेन में एक लूट हुई थी, उसमें मेरा फ़ोन बैग सब छीन लिए थे। 9 दिसंबर 2009 की बात है। तब आप और 15-16 साल के होंगे? हाँ, 16.5 साल का होऊंगा। ये आज जो आप मेरे माथे में जो निशान दिख रहे हैं आपको, 16 से 18 टाँके आए थे मेरे यहाँ पे। ये आँख मेरी आपको दिख रही है, ये सब उसकी है। ये हाथ में, ये सब उसी ट्रेन हादसे की निशानी है। ये सब, ये हाथ में, ये माथे पे, ये पूरा निशान, ये माथा आज भी मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। ये सारा फटा था, ये घुटना भी फटा था, ये सब कुछ बेहोश पड़ा था ट्रैक साइड में जो पटड़ी होती है, अंधेरे में। होश आई, खुद से खड़ा हुआ, हॉस्पिटल एक करीब घिसरता काफ़ी दूर तक पहुंचा। तो फिर पुलिस ने मेरी मदद करी थी उस टाइम पर। पुलिस हॉस्पिटल लेके गई थी मुझे, पुलिस ने जान बचाई थी। तो वो ट्रेन हादसा मतलब क्या, किसी ने आपको लूट हुई तो ट्रेन उन्होंने फिर फेंक दिया था मुझे? वो फ़ोन छीनना, बैग छीनना, पर्स छीनना और फिर फेंक दिया। मतलब आपने सारा सामान दे दिया बिना किसी विरोध के, उसके बावजूद उन्होंने आपको, पता नहीं क्या मनसा थी, क्या नहीं थी, किसको क्या मिल रहा था, ये भगवान ही जाने। लेकिन उस रात उन्होंने मुझे मर्द समझ के छोड़ दिया था कि मर चुका। ये तो आप ये कह सकते हो कि रेल और जेल, इन्होंने मेरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। और मैं कहते हैं ना कि नाउम्मीद ज़िंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। मेरे तो फ़ोटो पे 2009 में माला जो है, आप समझ सकते हो कि किस ट्रेन, आदमी बाइक से गिर कर मर जाए, मैं तो ट्रेन से गिरा था। तो यदि मेरा ये भी दूसरे जन्म, 2 बार मर नहीं सकता। मौत, जिस आदमी ने मौत को बहुत करीब से देखा होगा तो उसे डर नहीं लगने का। और जो आदमी सेना में जाने की तैयारी कर रहा है उसका तन मन कमजोर नहीं होगा। मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं, पाने को सब कुछ था। जो मैं खोने को था, अपने
18 साढ़े 18 साल की एज में अपना सामाजिक मेरी कोई पृष्ठभूमि ऐसी बन नहीं पाई थी। उस टाइम में बालक था, लेकिन सपने तो टूटे ना मेरे। और जब सपने टूटते हैं, मेरा ये मानना है कि सिक्के बाद में गिरे, रिश्ते पहले गिर जा, अगर आप मुसीबत में हो। लेकिन अगर मेरे जीवन में कुछ लोगों ने साथ छोड़ा मेरा, तो कुछ लोग मेरे जीवन में आए भी नहीं। तो मतलब रिश्ते आप कह रहे हैं, तो क्या घर से भी मतलब माँ बाप का आशीर्वाद मिला, भाई का भी साथ मिला। होते हैं कुछ रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार आस पड़ोस के, माँ बाप को भी ताने मारते होंगे। माँ बाप को भी ताने मारते होंगे, भाई को भी। भाई भी ये बताते हैं कि मुझे सिविल की तैयारी करनी थी कई बार। हाँ। मैं नहीं कर पाया वो, मेरे जो भाई है। तो शायद मैं उसका दोस्त भी अपना आप को देता हूँ। हो सके मेरी वजह से माइंड डिस्टर्ब रहा हो। नहीं तो उसमें आपकी क्या गलती है? अबे मुझे बोलते हैं कभी कभी कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे परिस्थिति पूर्वक नौकरी करनी पड़ी फिर। तो कुछ टाइम तक उन्होंने मेरी मदद करी LLB के दौरान। उसके बाद ज़िंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे हो जो आदमी को खुद ही करने होते हैं, और वो मैंने खुद किए भी। और लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत सारी मदद करी, और 500 का नोट वही देते थे मेरे दोस्त ही मुझे तारीख पे जाने के लिए। हर तारीख पे आपका कोई दोस्त या मैं खुद भी मेहनत करता था, मेरे पास रहते। जब नहीं रहते थे तो वे दोस्त ही मेरी मदद करते। उस दौरान जब आप जेल रहे होंगे, उस 2.5 साल जब तारीखों पे गए होंगे? नहीं, अब जो मेरठ का जो संघर्ष था, हाँ, जब मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी तय होती थी, तब आपने जेल में तय कर लिया था कि आपको मैं जेल में ही तय कर लिया था, वकील बनना है। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ और चीज़। तो 2.5 साल बाद आप जमानत पे बाहर आए, फिर उसके बाद मैं गुड़गांव जब मुझे यहाँ मेरी BA की शिक्षा अधूरी थी, 2 साल हो चुके थे, 3 साल में जेल में रहा। तो 3 साल की डिग्री 6 साल में हम कंप्लीट कर सकते हैं। आते ही मैंने यहाँ एडमिशन लिया, 2 ही महीने रहा था, यहाँ लोगों ने परेशान करा। तो इतना बड़ा हादसा मैं जेल का आया था, मुझे अंदर से खुद भी डर लग रहा था कि कभी कोई दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो मैंने फिर मन में था ही जेल में सोच लेता वकील बनना, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ में अपना काम भी सीखा जाए। तो मैं गुड़गांव में वंदना ओबराय मैडम है, अजय चौधरी जी बार के अध्यक्ष है, उनके बीच रहा। उन्होंने मुझे 3000 रुपये प्रति माह की एक नौकरी दी, छोटी आसरा दिया दुख की उस विपत्ति में मुझे घड़ी में। मेरा काम नहीं उसमें चलता था। गुड़गांव में एक मित्र रहते थे संदीप बालियान जी, वे मेरे से पैसे भी लेते थे अपने रूम में रखने के, फिर भी मैं उन्हें 1000 रुपये दे देता था, जैसे मेरी कम आमदनी थी। और शाम को गुड़गांव गाँव में कैलेंडर बेचता था मैं, सुरेंद्र शर्मा जी के घर के बाहर, जो गुड़गांव गाँव में एक बाज़ार लगता है शाम को वहाँ पे। लेकिन उस बीच में भी मेरे मन में आर्थिक तंगी झेली, भूखमरी झेली, लेकिन कभी भी मन में ये थॉट्स नहीं आया कि मैं अपराधी बनूँगा। मैं जो सब कुछ ये किया, मैंने एक कलंक मिटाने के लिए किया। मेरी जान भी चली जाती तो मैं लड़ते हुए मरता, सुसाइड नहीं करूँ था। बहुत बड़ी बात की आपने। मतलब मुझे लगता है छोटी सी परेशानी होती है, लोग एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, कोई रिश्ता निभा नहीं पाते हैं, किसी की शादी टूट जाती है, किसी की शादी चाहे इंसान से नहीं होती, नौकरी छूट जाती है, घर में कलेश होते हैं, और उसके बाद इंसान सोचता है कि शायद उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे जीवन में सर देखो, मेरे साथ मैं कभी सरकारी नौकरी का, एक आर्मी में जाने का ख्वाब था, वो मेरा टूट चुका था। मैं 30 साल की उम्र में 12 साल ये मुकदमा झेल रहा। कभी ज़िंदगी में मुस्कुरा नहीं पाया, संघर्ष करा, लेकिन मेरे पास विपत्ति तो आई थी। उस विपत्ति ने मुझे मेरे अंदर एक समझदार अमित का निर्माण पैदा करा, और जीवन है क्या वो मुझे विपत्ति में ही देखने को मिला। शायद अगर ये विपत्ति ना आती तो मेरी आंखों से पर्दा नहीं हटा था कभी कि जीवन क्या होता है। मतलब मुझे लगता है अपनी अभी तक के जीवन का आधा जीवन आपने दर्द में और संघर्ष में निकाला, दर्द में बिता दिया और आपको ही आज जीवन की सबसे बेहतरीन वैल्यू पता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। मतलब ये सामने देख करके आपको कहना चाहिए कि बहुत दफ़ा सिचुएशंस हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारे लिए बहुत टफ होती हैं, बहुत मुश्किल मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मरना तो बहुत आसान काम है, जीना उससे भी कठिन है। तो ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। इसे जियो, परिस्थिति आपकी अच्छी हो चाहे बुरी हो, ईश्वर को समर्पित करो और अपना किरदार निभाओ पूरी हिम्मत के साथ। वापसी करो, जहाँ आपने सोच लिया वापसी करनी तो कौन रोक रहा है आपको, मन होना चाहिए करने का। तो परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, कभी भी मजबूत बन कर रहना चाहिए। मुसीबत कभी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, मजबूत बनाती है। दूसरा, मैं टेंशन के उस फेज से होकर गुजरा कि अब मुझे टेंशन नहीं होती। टेंशन की मैंने जाग कर भी देखा पूरी रात। टेंशन को मैंने बहुत करीब से देखा। आप ये कह सकते हो टेंशन पर रिसर्च करी, पूरी टेंशन है क्या। पूरी रात मैंने बैठ कर देख लिया, पूरी रात रो कर देख लिया,
सब कुछ होने के बाद स्वास्थ्य खराब होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। खुद पे मेहनत करो, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप मेहनत करोगे तो परिणाम बदलेगा, तो टेंशन ऑटोमेटिक जाएगी आपकी। तो और आप शिद्दत से मेहनत करो, मन में ये टीस ना छोड़ो कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता। पूरी सूझबूझ तरीके से, जो एक एडवोकेट होने के नाते जो सारे जतन मैं अपने केस में कर सकता था वो मैंने किए। यदि परिणाम मेरे फिर भी विपरीत आता तो शायद ईश्वर को वही मंजूर था, और यदि विपरीत भी आता तो मैं फिर से लड़ता। मैं सुसाइड नहीं करता, ना मरता, फिर लड़ता, फिर हाईकोर्ट लड़ता। आपको आपके जिले की कोर्ट ने ही बाइज्जत बरी कर दिया? मुजफ्फरनगर न्यायालय में आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो दूसरी तरफ से कोई ऐसी दोबारा अपील नहीं हुई हाई कोर्ट में या अपर अदालत में और जा कर के? नहीं, उनकी दीवार झूठ पे खड़ी थी। सही बात है। तो झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। समय ज़रूर लगा, लेकिन सच सामने आया, और 27 सितंबर को फैसला आया था। 3 महीने हो चुके, उनकी ओर से अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई हाई कोर्ट में। यही कहा जाता है कि अपील हाई कोर्ट में दायर भी करेंगे। मैं फिर से भी कह रहा, बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा, मैं उसे भी फेस करूँगा। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं हाई कोर्ट में फेस करूँगा, अपील करूँगा, अपने लिए फेस करूँगा, जो और लोग फंसे हैं उनके लिए भी लड़ूंगा। ये मानते हो आप? मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि पैसा तो मैं किसी भी चीज़ में कमाऊँ, लोगों के लिए लड़ना है, उनकी आवाज़ बढ़ना। अब आप ये करना चाहते हो? करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। मुझे तो नहीं जीना, मैं तो 2 बार मर चुका, तो मुझे तो जमाने के लिए जीना। मैं तो अपना, मेरी यही भावना भी है, नेचर भी है। अगर कोई आदमी अपना गांधी जी को आदर्श मानता हो तो सिर्फ वो गांधी जी को मानता नहीं, गांधी जी को पढ़ता नहीं, वो अपने व्यवहार में जीता भी है। मेरे से बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग दुआएं मेरे साथ रखते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिला, उनका साथ मिला, तो कुछ अच्छा ही करूँगा मैं। और इस दौरान, इस पूरे सफ़र में जो 12 साल आपके ऊपर मुकदमा रहा, ये आपने लड़ाई लड़ी, ये जंग लड़ी, इस दौरान आपको बहुत सारे रिश्ते मिले, लोग कमाए आपने, कहना चाहते हो आप? जी। बहुत अच्छे लोग मिले। सारे हाई कोर्ट के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, और जो मुझे इस बीच में परिवार मेरा छोटा था, तो कुछ परिवार भी मुझसे ऐसे मिले जैसे वो मेरा परिवार हो, खुद का कमाया हुआ परिवार हो। बहुत वे सुख दुख की उसमें मेरे साथ भी खड़े रहे, सुख दुख में बहुत हिम्मत दी मुझे। तो ये मैं मानता हूँ कि यदि ईश्वर ने मुझे दुख दिया था तो वो ऐसा भी चमत्कार मेरे साथ कर रहा था कि जिन चीज़ की मुझे कमी हो रही थी वो मेरे पास भेज रहे थे। ऐसा कोई, इस घटना के बाद हर वो अच्छा इंसान मुझे मिला जो जिस नेचर का मैं आदमी था, उसी नेचर के मुझे आदमी मिले। मेरे रूममेट भी, जो हम सारे एजुकेटेड, मेरे सारा फ्रेंड सर्किल है, कोई अच्छी पोस्ट पे है सारे, कोई प्रशासनिक अधिकारी बना, कोई कुछ बना, तो लोगों का आशीर्वाद मिला ना। ऐसी सोच रही कभी, लोगों की मदद करी, लोगों दुआएं बहुत थी। और लोगों ने भी उस दौरान आपके, जब आप साथ में तैयारी कर रहे थे, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। आज आपके एक साथी हैं, बड़े अच्छे प्रशासनिक पद पर हैं, आप बता रहे थे। प्रशासनिक पद पर है, और जब मेरा जजमेंट भी आया, वे पीसीएस अधिकारी है, वे मुलजिम की बेंच पे बैठे थे। तो मैंने कहा आप अंदर बैठ जाओ भैया। तो ये बोलने लगा, मैं तो भी तो बैठा यहाँ 12 साल। तो मैंने, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई किसी को बैठाना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जिसमें लोगों ने मुझे प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। उन्हें मेरा नेचर का पता था कि आदमी क्या है। आज भी आप सुभारती हॉस्पिटल के में जाओ तो वहाँ के ब्लड बैंक में मेरा नंबर लिखा हुआ है कि कोई भी निसहाय व्यक्ति आएगा तो आप मुझे फ़ोन करना, लेकिन कोई किसी को पैसे की वजह से इलाज ना रोकना। या तो मैं ब्लड दूंगा, यदि मैं दे चुका हूँ तो किसी को अपने दोस्त को दिलवाऊंगा। आता है मेरे पास फ़ोन आज भी। अपनी आंखें भी दान की हुई है मैंने मरणोपरांत एम्स में। तो मैं तो जीवन इस विचार का आदमी हूँ, लेकिन आज तक थप्पड़ नहीं मारा था तो इल्ज़ाम झेल रहा। 12 साल समाज में अपराधी बन कर रहा, लोगों ने ताने मारे, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा चल, जहाँ मेरे सपने टूटे थे उस जेल में, उसी जेल से अपने सपने उठाता हूँ। बाहर आया, LLB किया, LLM किया, अपने केस में जिरह करी, मजबूत पैरवी करी, बाइज्जत बरी हुआ, और जेल पे मैंने रिसर्च करी। मेरी LLM की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुई, और जेल पे ही मैंने रिसर्च करी। आगे मैं PhD भी करूँगा तो वो भी मैं जेल पे ही करूँगा, या मैं क्रिमिनल उस पर करूँगा, जस्टिस पे। तो ये चीज़ें हुई, मुझे जीत थी एक इस चीज़ को, ये दाग मिटाने की। अच्छा अमित, एक चीज़ हमने सुनी है कि जो यातनाएं होती हैं पुलिस कस्टडी की, पुलिस टॉर्चर की, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप आज भी महसूस करते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस हुए हैं वो? मेरी सच बताऊं तो इस जीवन में तो मेरी बॉडी ठीक नहीं हो पाएगी। अगले
अगले जन्म में ही कोई मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो हो सकती है, इस जन्म में नहीं हो। मैं तो हर रोज़ महसूस करता हूँ वो दर्द, हर रोज़ है, हर रोज़ दर्द है। मैं अपने पैरों से चल नहीं पाता आज, सर्दी हो गर्मी हो। ये उंगली भी मैं बताया था, और माइंड में भी मेरे सूजन आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो दिल्ली में इलाज इसका चला था। और हेपेटाइटिस सी तक मेरा हुआ था, जेल का गंदा खाना खाकर। बाद में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इलाज चला तो मैं ठीक हो चुका। तो काफ़ी चीज़ें होती है लाइफ में, लेकिन ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। इसे जैसा भी मुझे भगवान ने, ईश्वर ने लिखा था मेरे लिए, मैं ऐसे किरदार निभाता चलेगा। दुख दिया था तो हिम्मत भी वही देने वाला था। अच्छा अमित, आज आप वकील हैं, कानून का आपको ज्ञान है, आप काफ़ी पढ़ लिख चुके हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। आपका मन नहीं करता कि उन पुलिस ऑफिसर्स को, उन आईओ को, कुछ लोग तो आपको याद होंगे आज भी, कौन बोलता है? आपका मन नहीं करता कि मानहानि हो या आपके वक्त वो जो ट्रायल है वो सिर्फ फाइल में ही नहीं चला ट्रायल, और मेरे इस पूरे शरीर से होकर वो ट्रायल गुजरा, मेरी आंखों से, मेरे दिल से वो ट्रायल होकर गुजरा। एक एक गवाह मैं उस केस में देखे किसने क्या लफ्ज़ बोल ले, तो मैं कैसे भूल जाऊंगा? मन नहीं करता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भविष्य के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होता। अच्छा मान लीजिए आपने अपनी ये जंग जीती है, अपने बलबूते लड़के, लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, कोई अगर किसी के साथ, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कभी हो, पर किसी ऐसे व्यक्ति, आज आप उन सारे व्यक्तियों की मदद करने के लिए तैयार हैं जो फर्जी केसेस में या बिल्कुल उनकी मदद मैं करूँगा भी। उनके लिए, किसी के लिए कोई ऐसे भी, मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे हज़ारों केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, और मुझे लगता है आपकी स्टोरी जैसे बाहर आई, इससे बहुत सारे लोगों की स्टोरी और होगी। बहुत सारे अमित और भी होंगे जो जेल में बंद होंगे, बहुत सारे अमित और होंगे जिन्होंने टॉर्चर झेला होगा, बहुत सारे अमित ऐसे और होंगे जो टॉर्चर झेल रहे होंगे। तो उनके लिए कोई मैसेज है? आप मैसेज है जो इस टॉर्चर को झेल रहे हैं, जो इस दलदल से निकलना भी चाहते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। और उन्हें अगर एडवोकेट की कमी है तो मैं उनके लिए हमेशा बिल्कुल उस कानूनी दांव पेच से हमेशा उनके लिए जो है, उनके लिए लड़ना मैं जो चाहूँगा। और मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वापसी आप कहीं से भी कर सको। अगर मेरे जैसे और भी अमित है तो ये अमित जो है बना ही उनके लिए, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। अमित, धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ अब हो चुकी है आपकी। जी। कोई शौक है आपके, कुछ हॉबीज़ हैं, क्या करते हो आप? मुझे सिंगिंग का शौक, सिंगिंग का शौक है। हाँ, और लिखने का भी शौक है, कविताएं। जब मुझे अकेलापन फील होता था इस यात्रा में, परिवार की कमी महसूस होती थी, और मैं ये सब सोचता था कि मगर सब कुछ होते हुए तो कितना दुखी है। तो मैंने अपनी, जैसे मैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चे देखता था, आपने मेरा एक फ़ोटो भी देखा होगा दैनिक भास्कर के, उसमें उन बच्चों के बीच में जाता था चिप्स लेकर और खाना वाना लेकर, जितनी मेरी सामर्थ्य थी उस हिसाब से मैं उनके बीच में जाता था। तो मैं सोचता था, मैंने अपनी खुद की लाइन लिखी थी कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूँगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और मुझे महकने का मौका मानने न्यायालय ने दिया, और मैं जीरो था, शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य ने ही मेरी आशाओं का उदय किया हुआ है। तो यदि मैं शून्य ना होता तो मेरे मन में उमंगता ना होती कि मुझे ये करना है। तो मैं तो जीरो था, पाने को सब कुछ था, खोने कुछ नहीं था मेरे पास, सब कुछ खो चुका था। एक साथ मैंने 3 चीज़ झेल ली है, आर्थिक भी, मानसिक भी और शारीरिक। 3 प्रताड़ना जिस आदमी ने एक साथ झेल ली हो तो वो आदमी तो वैसे ही मजबूत बन जाएगा। अच्छा अमित, आज आपसे बहुत सारे लोग बात करने को इच्छुक हैं, हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी बात और खुल के सामने आएगी, बाहर आएगी। तो आपकी लाइफ पे, आपकी कहानी पे बहुत सारे लोगों को ऐसे पर्सनल भी इंटरेस्ट होगा कि क्यों ना इसे पर्दे पे लाया जाए और ये सब चीज़ें। जी। क्योंकि बहुत रीच बढ़ चुकी है। मैंने एक्चुअली कोई पेज था, सोशल मीडिया पेज, जहाँ मैंने आपकी स्टोरी पहली बार देखी थी, इस बात को करीब 1 महीने हो गए। वहाँ से फिर घूमते हुए चीज़ें आई और मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार अमित से ज़रूर बात करनी चाहिए। ये स्टोरी जो पूरी बॉलीवुड की, उसमें ये बिल्कुल नज़र में है, और मेरी स्टोरी पे जैकी श्रॉफ जी ने भी कमेंट किया हुआ है। क्योंकि एक वेब सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें खुद जैकी श्रॉफ थे, और एक फर्जी मर्डर केस में जो उसके लीड एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उन पे केस बनता है, पंकज त्रिपाठी उसका हिस्सा है। और कुछ वो ऐसी ही कहानी है कि एक मर्डर केस में उनको रखा जाता है, वो ट्रायल चलता है और एक अच्छा खासा वक्त बीत जाता है, जेल की जो यातनाएं हैं। तो मुझे लगता है जैकी श्रॉफ को वो स्टोरी कुछ, जो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जो आपकी कहानी है, जो आपकी ज़िंदगी जो आपने जी है, वो हमने सिनेमा में देखी है, या फिर हम उसे सोच करके हमारी रूह कांप जाती है, हम डर जाते हैं कि ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए।
मैंने भी फिल्मों में देखी थी, लेकिन अपने ऊपर महसूस देखी मैंने वो कि 3rd डिग्री क्या होती है, जेल क्या होती है, समाज क्या होता है, तंगी क्या होती है, कैसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है टूटे शरीर के साथ, टूटे मन के साथ, कैसे वहाँ पर हिम्मत जुटा कर रोज़ आंसू पूछ कर जाया जाता है, किन किन लोगों से आप मदद मांगते हो। ये 12 साल का सफ़र कोई 12 दिन का सफ़र नहीं है, वो 12 साल का सफ़र है। इन 12 साल में कोई ऐसा त्यौहार नहीं जिसमें मैं उदास ना रहा हूँ। त्यौहार भी खुशी से ही होते हैं। खुशी कहाँ थी जीवन में? आज माँ बाप खुश हैं? माँ बाप खुश है। पहली बार 12 साल बाद मैं थोड़ा खुश था इस दिवाली पे। नहीं मेरी कितनी हो रही दिवाली दोस्तों के घर में, मैं गाँव में जाता था। माँ बाप कह रहे हैं शादी आदि कर लीजिए। शादी तो कभी सोच ही नहीं पाया इन 12 साल में, लेकिन अब देखो क्या होता है। कर लीजिएगा आप तो। खुशी मतलब मुझे लगता है अब जितनी आपने ज़िंदगी बिताई वो जैसे बिताई वो तो आपके जहन में, आपकी मेमोरीज में रहेगा। पर मैं चाहूँगा आगे की ज़िंदगी आप बड़ी आगे की ज़िंदगी खुशहाली से बिताएं। जी जी, धन्यवाद आपका। कोशिश करूँगा कि आगे का जीवन सुख है और ऐसे मुस्कुराते रहें आप। मतलब मुझे लगता है क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। हम जितने हमारे साथ आप मेरे हैं, फरहान भाई हैं, मेरे जो क्रू है अभी, हम सारे लोग इस बात को लेकर के सब, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बॉलीवुड के सितारे आते हैं, जिन कुर्सियों पे हम बैठे हैं वहाँ पे बॉलीवुड के दिग्गज सितारे आके बात करके जाते हैं। पर लेकिन ये चीज़ है, ये कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो ना किसी फिल्म की है, ना किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी है। ये वो कहानी है जो एक ज़िंदगी है, मतलब जो सुनने में आ रही है। और हर कोई यहाँ जितने भी लोग हम लोग हैं, सब लोग उस चीज़ को सब सुन रहे हैं। स्टोरी औरों के लिए वो स्टोरी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा संघर्ष है। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो संघर्ष है, ये कोई ऐसी ये बात नहीं कि हम इसे सुने और हमें इस कुछ संघर्ष से सामने 18.5 साल का बच्चा और सामने प्रशासन हो तो संघर्ष आपका दुगना बढ़ जाता है। इन 12 साल में अपने पिता को सफ़र ना करवाया हो कोर्ट में, कभी अपने भाई को ना लेकर गया हो, अकेला जाकर उस अदालत के कोने पे खड़ा होता हो, तो मेरे लिए बहुत कठिन था। उस चीज़ से मैं मजबूत बना पर कमज़ोर नहीं बना। मैं चाहूँगा ये मजबूती, आपकी जो मजबूती है, इससे लोग बहुत कुछ सीखें और मतलब मोटिवेशन लें। और आप, मैं चाहूँगा ये जो ज़िंदगी आपने बिताई, इसमें अगर जितनी यातनाएं थी या जितनी बुरी यादें हैं वो धीरे धीरे कम हो और आपकी अब अच्छी मेमोरीज बने, आप खुश रहो, मुस्कुराओ। आप मेरे अच्छे कार्यों से अच्छे काम की खुशबू आपको देखने को मिलती रहेगी इस समाज में मेरी, और मैं अपना अच्छा ही किरदार निभाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा अच्छी खुशबू मेरे कर्म। बिल्कुल, मेरी तो कामना ऐसी है। मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसे जुड़े रहें और आप अपनी, मतलब मैं चाहता हूँ आप बेहतर लाइफ जिएँ, आप जैसे एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, एक बेहतर लाइफ जिएँ जैसे एक आम ज़िंदगी होती है, कि आप फिल्में देखें, आप गाने सुने, आप खेलें, आपका परिवार हो, आप अपने परिवार को और आगे बढ़ाएं। और जाहिर बात है आप लोगों की मदद करते रहेंगे। जी करेंगे। और तो मेरी नेचर में शामिल है, मदद करता हूँ मैं लोगों की। आधी रात भी फ़ोन आता है तो कोई अनजान भी होगा, मना नहीं करने का। मैं मदद करने के तरीके थे, मानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, यदि उस दुख की घड़ी में मैं किसी डॉक्टर साहब को जानता हूँ, उनकी वैसे मदद कर पा रहा हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ। यदि मैं अपना ब्लड दे सकता हूँ, ब्लड देता हूँ। तो मदद का भाव होना चाहिए। मदद आप किसी भी रूप में आप कर सको, तो मैं करता हूँ लोगों की मदद। थैंक यू सो मच अमित, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपकी स्टोरी सुन करके। एक तरफ मन में ना बहुत सारे विचार हैं, एक तरफ ये फीलिंग है कि मतलब अंदर तक जहन ऐसे हिला हुआ है, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ ना एक मन में एक उम्मीद है जो एक थोड़ी सी खुशी दे रही है। वो ये उम्मीद है कि जो मैंने कहा था ना, जो कहते आए मतलब बड़े बुजुर्ग और हमारे ज्ञानी लोग कह गए कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। समय ज़रूर लगा मुझे, लेकिन मेरे मन में ये जिद थी कि मुझे ये इस चीज़ को मिटाना, भले ही मुझे उस चीज़ में अपने आप को वकील के रूप में डालना पड़ा हो। तो मैं वो, आई थिंक अब अच्छा प्रोफेशन है, एंड आई थिंक इन द एंड इफ इट एंड्स गुड देन आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। सो थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और इस डिस्कशन को अभी हम यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है? थैंक यू।